नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेश बत्रा हूँ और मैं अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। 28 जुलाई 2020 और 28 जुलाई ऑफ एनी ईयर फॉर दैट मैटर इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे WHO द्वारा एक दिन चुना गया है जिस दिन हेपेटाइटिस के बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, और इस अवेयरनेस का आइडिया ये है कि हम हेपेटाइटिस को प्रिवेंट कर सकें। WHO का टारगेट ये है कि बाय 2030 हेपेटाइटिस शुड बी कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। सो आइए बात करते हैं हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस के बारे में एक पूरा दिन रखने की आवश्यकता क्या है? तो हेपेटाइटिस के बारे में एक पूरा दिन रखने की आवश्यकता ये है कि हेपेटाइटिस की कम से कम 325 मिलियन लोग हैं जो हेपेटाइटिस से पीड़ित हैं, जो दुनिया भर में हैं। वायरल हेपेटाइटिस की वजह से करीब करीब 9 लाख मौतें पूरे साल में पूरी दुनिया में होती हैं। करीब हेपेटाइटिस बी के 10 मिलियन लोग ऐसे हैं, और रादर 10% लोग ऐसे हैं, और हेपेटाइटिस सी के 10% लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्हें हेपेटाइटिस है। 58% of children of this world still do not have access to vaccination of hepatitis B. So ये इतनी बड़ी समस्या है जिसके लिए हमें लड़ना है, हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है। इंडिया की सिचुएशन भी बहुत इससे बेहतर नहीं है। करीब 40 लाख कैरियर्स हैं हेपेटाइटिस बी के हिंदुस्तान में, 10 लाख कैरियर्स हैं हेपेटाइटिस सी के। सो आज हम बात करेंगे लिवर की बीमारियों की, हेपेटाइटिस की वायरसेस की, पांचों हेपेटाइटिस वायरस A, B, C, D और E, सिरोसिस और लिवर फेलियर की, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, और हेपेटाइटिस को कैसे प्रिवेंट करना है इसकी। तो सबसे पहले लिवर के बारे में। लिवर क्या है और लिवर क्या करता है? तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो लिवर है। लिवर जो है हमारे शरीर की मेटाबॉलिक फैक्ट्री है। तो जो भी मेटाबॉलिक चेंजेस हमारे शरीर में डे टू डे में होते हैं वो सारे लिवर के अंदर होते हैं। माने अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लें, ज़्यादा चीनी खा लें, तो ये शरीर में स्टोर नहीं हो सकती। कुछ हद तक ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो फैट का कन्वर्जन है वो सारा का सारा लिवर में होता है। ग्लाइकोजन का कन्वर्जन भी लिवर में होता है। सिमिलरली अगर हमें आहार कम है और हमें ये जो फैट स्टोर्ड है इसे यूटिलाइज करना है, तो ये सारा कन्वर्जन भी लिवर के अंदर होता है। बहुत सारे प्रोटीन लिवर के अंदर बनते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी लिवर में होता है। स्पेसिफिक प्रोटीन जैसे लिवर एंजाइम्स, हार्मोन्स, इम्यूनिटी में हिस्सा लेने वाले, माने अगर कोई फॉरेन इन्वेडर शरीर के अंदर आ जाए तो उसके अगेंस्ट में जो प्रोटीन आते हैं वो सारे भी लिवर में बनते हैं। तो इसलिए लिवर इन सब चीज़ों के लिए, ये सारे सिंथेटिक फंक्शन हैं लिवर के जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा लिवर वेस्ट को भी बाहर निकालने में मदद करता है। तो शरीर के वेस्ट बाहर निकालने के दो तरीके हैं, या तो वो लिवर से निकलता है या किडनी से निकलता है। तो जितनी भी चीज़ें लिवर से निकलती हैं वो लिवर में जा कर के डिटॉक्सिफाई होती हैं और बाइल के द्वारा इंटेस्टाइन में जा कर के बाहर चली जाती हैं। तो ये 1.5 किलो का ऑर्गन है, शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और पॉसिबली शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके इतने सारे डाइवर्स फंक्शन हैं। हिंदुस्तान के अंदर लिवर डिजीज़ एक नेग्लेक्टेड एंटिटी है। नेग्लेक्टेड इसलिए है क्योंकि शायद ये अमीरों की बीमारी नहीं है, शायद ये शहरों में नहीं होती, ये हर किसी को हो सकती है। हार्ट डिजीज़ के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। हम ये जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल खाएंगे तो हार्ट ख़राब हो जाएगा, हार्ट कितनी आर्टरीज़ हैं, हार्ट की आर्टरीज़ कैसे ब्लॉक होती हैं। स्ट्रोक के बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन लिवर के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। सो इंडिया के अंदर 40 मिलियन कैरियर्स हैं हेपेटाइटिस बी के,
10 मिलियन लोगों को हेपेटाइटिस सी है। करीब 25% हिंदुस्तान की क्या पूरी दुनिया की आबादी आज की डेट में फैटी लिवर से पीड़ित है। माने अगर हम अल्ट्रासाउंड करें या टेस्ट करें तो एटलीस्ट 25% ऑफ पीपल विल टर्न आउट टू बी पॉजिटिव फॉर फैटी लिवर। अल्कोहल बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये लिवर पे इफेक्ट कर रहा है, और लिवर डिजीज विच इज रिलेटेड टू अल्कोहल इज ऑल्सो ऑन द राइज। लिवर डिजीज प्रिडोमिनेंटली हेपेटाइटिस के वायरसेस की वजह से होती है। तो ये वायरसेस दो तरीके के होते हैं, वो वायरस जो ब्लड से फैलते हैं या फिर वो वायरस जो पानी से फैलते हैं। जो वायरस ब्लड से फैलते हैं वो हैं हेपेटाइटिस बी, सी और डी। बोलचाल की भाषा में कुछ लोग इन्हें काला पीले का नाम भी देते हैं। जो वायरस पानी से फैलते हैं वो है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ए के बारे में, तो हेपेटाइटिस ए माइल्ड से सिवियर इलनेस कर सकता है। ज़्यादातर लोग जिनको हेपेटाइटिस ए होता है पूरी तरह रिकवर कर जाते हैं। हेपेटाइटिस ए दूषित पानी जब माल ड्रिंकिंग वाटर के कांटेक्ट में आता है तो हेपेटाइटिस ए का कंटामिनेशन हो जाता है और हेपेटाइटिस ए वहाँ से फैलता है। हेपेटाइटिस ए से निजात पाने के लिए सैनिटेशन, हैंड हाइजीन इज़ द बेस्ट वे। हालांकि हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन भी अवेलेबल है, बट इंडिया में हम लोग ये वैक्सीन रिकमेंड नहीं करते फॉर पब्लिक वैक्सीनेशन। द रीज़न है कि हिंदुस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 98% लोग जब तक अडल्ट होते हैं हेपेटाइटिस ए की इम्यूनिटी उनमें डेवलप हो चुकी होती है। इसके कंट्रास्ट में अगला वायरस जो पानी से फैलता है वो है हेपेटाइटिस ई वायरस। हेपेटाइटिस ई वायरस हेपेटाइटिस ए से ज़्यादा खतरनाक है। दुनिया भर में करीब 20 मिलियन लोगों को हर साल हेपेटाइटिस ई होता है और करीब करीब 45,000 लोग हेपेटाइटिस ई की वजह से दुनिया भर में मरते हैं। ये वायरस भी फीको ओरल ट्रांसमिशन से स्प्रेड करता है। माने अगर जो पानी के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर हेपेटाइटिस ई पहुंच जाए कंटामिनेटेड स्टूल की वजह से, तो ये हेपेटाइटिस ई अगले इंडिविजुअल में स्प्रेड कर सकता है। ज़्यादातर ये हेपेटाइटिस ई एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप्ड वर्ल्ड में हेपेटाइटिस ई कम होता है। चाइना में इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, अभी इंडिया में इसकी वैक्सीन नहीं है। तो ये थे पानी से फैलने वाले हेपेटाइटिस वायरसेस। जो ब्लड से फैलने वाले वायरसेस हैं वो हैं हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी दोनों अक्यूट और क्रॉनिक हेपेटाइटिस कर सकते हैं। जब हम अक्यूट हेपेटाइटिस बोलते हैं इसका मतलब ये है कि वायरस शरीर में आया और उसने सिम्टम्स हुए वायरस के और जॉन्डिस हो गया। ये अक्यूट हेपेटाइटिस आमतौर पे 4 से 6 हफ्ते रहता है और उसके बाद चला जाता है क्योंकि ये सेल्फ लिमिटेड इलनेस है। अगर ये वायरस शरीर के अंदर या ये इलनेस कंटिन्यू करे 6 महीने से ज़्यादा तो हम इसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। WHO का एस्टिमेट है कि करीब करीब 250 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं दुनिया भर में, और हेपेटाइटिस बी से करीब करीब 9 लाख मौतें हर साल होती हैं। हेपेटाइटिस बी पूरी दुनिया में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है अफ्रीका के अंदर और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। माने मंगोलिया, चीन, हांगकांग, थाईलैंड, इन सब देशों में हेपेटाइटिस बी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इंडिया में हेपेटाइटिस बी इंटरमीडिएट प्रेवलेंस कहते हैं हम लोग उसको। इंटरमीडिएट प्रेवलेंस का मतलब है कि करीब 4% पॉपुलेशन को हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है और इसी वजह से हेपेटाइटिस बी डिस्पाइट द फैक्ट कि वैक्सीनेशन से इसको ख़त्म किया जा सकता है, फिर भी हम लोग इतने साल से इसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। एक देश है ताइवान, छोटा सा देश है जहाँ बच्चों में भी लिवर कैंसर हो जाता था हेपेटाइटिस बी की वजह से। उन लोगों ने वैक्सीनेशन शुरू किया एंड ओवर टाइम दे हैव बीन एबल टू इरेडिकेट हेपेटाइटिस बी कम्प्लीटली फ्रॉम देयर कंट्री। इसको ताइवान एक्सपीरियंस बोलते हैं और यही एक्सपीरियंस दुनिया भर में लागू करने से ये उम्मीद करी जाती है कि हेपेटाइटिस बी पूरी तरह खत्म हो सकती है। हेपेटाइटिस डी वायरस।
हेपेटाइटिस बी वायरस हेपेटाइटिस बी के साथ ही रेप्लिकेट करता है, तो अगर किसी को हेपेटाइटिस बी नहीं है तो उसे आइसोलेटेड हेपेटाइटिस बी नहीं हो सकता। हेपेटाइटिस बी इंडिया में बहुत कम है। सेंट्रल एशिया में जैसे उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इन सब देशों में पाया जाता है, मंगोलिया। करीब 5% पॉपुलेशन में हो सकता है, और इसकी स्प्रेड भी मदर से चाइल्ड को होती है, जैसे हेपेटाइटिस बी की होती है। आखिरी वायरस हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी भी ब्लड बॉर्न वायरस है। इसका ट्रांसमिशन ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से होता है। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स जिनको रिपीटेडली चाहिए होते हैं, उनमें हेपेटाइटिस सी होने का ज़्यादा चांस है। कट्स, नीडल ब्रेक्स, ड्रग एडिक्ट्स जो बार बार अपने आप को इंजेक्ट करते हैं, जो लोग डायलिसिस पे हैं, इन सब लोगों को हेपेटाइटिस सी होने का ज़्यादा रिस्क रहता है। हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको नीडल ब्रेक हो सकता है। हेपेटाइटिस सी की अच्छी बात यह है कि पिछले 5 साल में हेपेटाइटिस सी का सिनेरियो पूरी तरह चेंज हो गया, क्योंकि हेपेटाइटिस सी की अब एक दवा अवेलेबल है। एक क्या, अब तो कई सारी दवाएं अवेलेबल हैं, जिससे हेपेटाइटिस बी की क्योर रेट्स करीब करीब 95%, 98% पहुँच गए। तो जो बीमारी एक टाइम पे जो हम लोग पढ़ते थे लाइलाज मानी जाती थी, आज की डेट में पूरी तरह से क्योरेबल है। और ये पूरा का पूरा चेंज हमारे सामने पिछले 5 साल में हुआ। तो probably hepatitis C is one of the greatest success stories of modern medicine. हेपेटाइटिस बी की लाइफ साइकिल को अगर हम देखें, तो जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी होता है उसमें 90% हेपेटाइटिस बी पूरी तरह क्लियर कर देते हैं। 10% ऐसे हैं जो 6 महीने से ज़्यादा वायरस को उनके लिवर में रहती है और उनको क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो जाती है। जिनको क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है वो अगले 5 या 10 साल में सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बार को सिरोसिस होता है तो अगले हर साल उनको 30% लोग डिकम्पनसेट होते हैं। डिकम्पनसेशन से मतलब है उनके पेटों में पानी आ जाता है, पेट में पानी आ जाता है, पीलिया बन जाता है, या फिर खाने की नली से वायरसेस फटने से ब्लीडिंग हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति आती है, सिरोसिस डेवलप होता है, डिकम्पनसेट होता है, तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई चारा नहीं रह सकता। तो इसलिए अगर हमें हेपेटाइटिस को ट्रीट करना है तो या तो हमें इसको रोकना है। रोकने के लिए एक कारगर वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, और हमें इंश्योर करना है कि हर कोई वैक्सीनेट हो। अगर किसी को हो गया है तो उसको जल्दी पकड़ना है, और जल्दी पकड़ के उसे जल्दी ट्रीट करना है। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन, दीज आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर हेपेटाइटिस। तो ये तो वायरसेस के बारे में। अब हेपेटाइटिस के दो टाइप्स होते हैं, अक्यूट हेपेटाइटिस और क्रॉनिक हेपेटाइटिस। अक्यूट हेपेटाइटिस जब हम बोलते हैं तो हम जो आमतौर पे जो पीलिया के मरीज़ हैं उनको अक्यूट हेपेटाइटिस होता है, माने यंग इंडिविजुअल होता है, ठीक ठाक होता है, वायरल प्रोड्रोम होता है, माने फीवर आता है, माइल्डिया होता है, और फिर जॉन्डिस डेवलप हो जाता है। ये जॉन्डिस 4 से 6 हफ्ते रहता है और फिर अपने आप चला जाता है। एक्यूट हेपेटाइटिस पूरी तरह क्यूरेबल है, और इसके लिए हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को एक्यूट हेपेटाइटिस हो जाता है तो अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करें। वो कुछ दवाइयाँ बताएगा, वो दवाइयाँ लेनी हैं, कुछ बेसिक टेस्ट होंगे वो करने हैं। परेशान नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग घर पे ट्रीट हो सकते हैं, उन्हें अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं है। झाड़ फूक नहीं करानी है, बाबा पीर फकीरों के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसलिए नहीं पड़ना नहीं कि वो इलाज अच्छा नहीं करते, इसलिए नहीं पड़ना है क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। 99% लोगों में ये वायरस अपने आप ही 4 से 6 हफ्ते में निकल जाता है। एडिशनल दवाइयाँ नहीं लेनी है, शराब नहीं पीनी है, कोई भी लोकल मेडिकेशन लेने की आवश्यकता नहीं। खाने में क्या करना है, तो हेपेटाइटिस, एक्यूट हेपेटाइटिस जिनको हो उनको खाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो सब कुछ खा सकते हैं।
अब इसमें समस्या ये है कि जिस किसी को भी पीलिया हो जाता है उसके पड़ोसी रिश्तेदार सब उसके ऊपर पड़ जाते हैं। भाई पीलिया हो गया तो पीला नहीं खाना, गन्ने का जूस पीना है, दिन में 4 4 बार मशीन धुलवा करके गन्ने का जूस पीना है, तो वो सब पुरानी धारणाएं हैं। दीज आर नॉट वैलिड एनी मोर। नॉर्मल घर का खाना, दाल रोटी सब्जी खाने से शुगर लेवल्स कम नहीं होते हैं, गन्ने के जूस की अलग से ज़रूरत नहीं है। बार बार वही बोल रहा हूँ, वायरल इलनेस है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो करने से हम इसको जल्दी ठीक कर सकते हैं। ये अपने टाइम से ही जाएगा और 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। हमारा जो डॉक्टरों का भी जो इलाज है वो केवल सिम्टम्स को मैनेज करना है ताकि पेशेंट को कंफर्टेबल कर सकें। वायरस को हम नहीं मैनेज करते। एक सब ग्रुप है जिन्हें अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो सब ग्रुप वो है जिनको वॉमिटिंग नहीं रुक रही है, बार बार जिनको उल्टी होती है, जिनको जनरलाइज वीकनेस है, जो कुछ खा नहीं पा रहे हैं, या प्रेग्नेंट फीमेल जिनको हेपेटाइटिस हो जाता है। तो केवल ये ग्रुप है जहाँ पे सिम्टम ज़्यादा सिवियर हैं, ओरल इनटेक बहुत पुअर है, जो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनको केवल अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी किसी की हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सारे लोग घर पे आराम से ठीक हो सकते हैं। कमिंग टू क्रॉनिक हेपेटाइटिस। सो क्रॉनिक हेपेटाइटिस, जब ये एक्यूट हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस वायरस शरीर के अंदर 6 महीने से ऊपर चल जाता है तो उसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से होता है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई क्रॉनिक हेपेटाइटिस नहीं करते हैं। हेपेटाइटिस डी क्रॉनिक हेपेटाइटिस करता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी के साथ नहीं करता। क्रॉनिक हेपेटाइटिस, जैसे मैंने पहले बताया था, कंटिन्यू होता है तो फिर इवेंचुअली सिरोसिस डेवलप होता है और लिवर कैंसर डेवलप हो सकता है। सो इसलिए क्रॉनिक हेपेटाइटिस डेवलप होने से पहले वायरस को निकालना बहुत ज़रूरी है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं? तो उसमें वीकनेस, लेथार्जी, हल्का बुखार हो सकता है, पीलिया हो सकता है, या फिर पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो सकता है। अगर किसी को क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो जाता है तो फिर उसे अपने डॉक्टर के पास जाना है। कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट होने हैं, जैसे वायरस के टेस्ट, LFT, कुछ सपोर्टिव टेस्ट जैसे अल्ट्रासाउंड या एंडोस्कोपी, और कभी कभी जब ट्रीटमेंट प्लान हो रहा हो तो कभी कभी कुछ डॉक्टर लिवर बायोप्सी काम करते हैं। तो लिवर बायोप्सी से डरने की ज़रूरत नहीं है, एक सेफ प्रोसीजर है और ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस का इलाज आज की डेट में संभव है। ये पिछले 10 साल में एक मेजर चेंज हुआ है मेडिसिन में। हेपेटाइटिस बी, जिसकी कि एक दवाई होती थी जब 15 20 साल पहले, अब 6 7 दवाइयाँ अवेलेबल हैं। और हेपेटाइटिस सी की तो कुछ नहीं तो 20 से ऊपर दवाइयाँ आ गई हैं और बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हैं। तो हेपेटाइटिस बी कम्प्लीटली क्योरेबल है और हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल करके वायरस को सप्रेस किया जा सकता है एक आध गोली लेने से। जब ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस आगे बढ़ता है तो ये सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। सिरोसिस माने लिवर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, उसमें स्कारिंग हो जाती है। लिवर कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से लिवर के फंक्शंस कम होने लगते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कम होने लगता है, एल्बुमिन कम बनने लगता है। और जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं कि पीलिया बन जाता है, पेट में पानी आ जाता है, दिमाग पे असर पड़ सकता है, जिसे हम हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी कहते हैं। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में क्लाउडिंग हो जाती है कॉन्शियसनेस की और इवेंचुअली बेहोशी भी आ सकती है। ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि सिरोसिस में खाने की नली के नसें फूल जाती हैं और ये नसें फट सकती हैं और फट के ब्लीडिंग हो जाती है। लास्ट स्टेज किसी भी हेपेटाइटिस की लिवर कैंसर है। लिवर कैंसर के ट्रीटमेंट में भी आज की डेट में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट ट्रीटमेंट अभी भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट ट्रीटमेंट जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट ही है, जिसमें डिजीज़ लिवर को हम निकाल देते हैं, नया लिवर लगा देते हैं। बट ट्रांसप्लांट बहुत एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है। ट्रांसप्लांट में करीब 20 लाख का खर्चा है, और क्योंकि हमारे देश में कैडावरिक डोनेशन मुश्किल से मिलते हैं तो इसलिए हमें
रिलेटिव्स का आधा लिवर लेकर के रिसिपिएंट में लगाना पड़ता है, तो लाइव रिलेटेड डोनेशन होता है। तो इसलिए ट्रांसप्लांट नौबत ना आए वही बेटर है, क्योंकि हम में से बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो ट्रांसप्लांट करवाने की क्षमता रखते हैं। सो हेपेटाइटिस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहले क्रॉनिक हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन सेफ वैक्सीन है, उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है। करीब 98% लोग जिन्हें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन मिलती है वो हेपेटाइटिस बी से कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड होते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। ये सभी बच्चों को लगानी चाहिए, 0, 1 और 6 मंथ्स, मतलब आज लगेगी, 1 महीने बाद लगेगी और फिर 6 महीने बाद, ये इसका वैक्सीनेशन शेड्यूल है। और इसको देने से कंप्लीट इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। सो ये एक सिंगल स्टेप है जो करने से हम हेपेटाइटिस बी पे कंट्रोल कर सकते हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर, वी हैव टू इंश्योर कि हमारे आसपास जितने लोग हैं उनको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन हो जाए। अगर नहीं हुआ है तो उनको कैचअप वैक्सीनेशन करवा करके आज के डेट में भी उनको वैक्सीनेट किया जा सकता है। स्पेसिफिक लोग जिनको हेपेटाइटिस बी होने का रिस्क है वो हैं जो लोग रिपीटेडली ब्लड यूज़ करते हैं, ब्लड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जो डायलिसिस पे हैं, जो इनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं, जो ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं, जो जिनके पार्टनर्स को हेपेटाइटिस बी है, या हेल्थ केयर वर्कर्स जिनका ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से एक्सपोजर रहता है। पहले ये कॉन्सेप्ट था कि हेपेटाइटिस बी का 5 साल में बूस्टर डोज लगाना पड़ता है, तो अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। हेपेटाइटिस बी का कोई बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं पड़ती। हेपेटाइटिस बी की केवल 3 डोजेस की ज़रूरत पड़ती है और 3 डोजेस के बाद आमतौर पर कंप्लीट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अगर हम ये देखना चाहें कि इम्यूनिटी डेवलप हुई है या नहीं हुई है तो एक एंटी एच का टेस्ट आता है। अगर वो 100 से ऊपर है तो आप ज़िंदगी भर के लिए सिक्योर। इसलिए अपने बच्चों का इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड चेक करिए, उसको देखिए कि अगर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगा है तो ठीक है, अगर नहीं लगा तो फिर उसको लगवाइए। हेपेटाइटिस बी और सी के लिए दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेफ ब्लड प्रैक्टिसेस। माने या तो हम ब्लड ना लगवाएं, और अगर हमें ब्लड लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वी हैव टू बी श्योर कि हम किसी ऐसी जगह से ब्लड ले रहे हैं जहाँ पे ब्लड की स्क्रीनिंग एडिक्वेटली हुई है। प्रोफेशनल डोनर्स से ब्लड ना लें, खरीदा हुआ ब्लड ना लें, ब्लड डोनेट करें, उसको स्क्रीन करा के किसी अच्छे ब्लड बैंक से तभी ब्लड यूज़ करें। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो प्रोसीजर्स करवाते हैं या कोई सर्जरी कराते हैं या डेंटल ट्रीटमेंट कराते हैं, ये किसी ऐसी जगह से कराएं जहाँ पे वी आर श्योर दैट द OT, द इंस्ट्रूमेंट्स आर एब्सोल्युटली क्लीन, स्टेरिलाइज्ड एंड सेफ। टैटूइंग जैसी चीज़ें अवॉइड करें। अगर करना ही है तो फिर अगेन वी हैव टू बी श्योर दैट द नीडल्स विच आर बीइंग यूज्ड आर न्यू नीडल्स। ड्रग्स अवॉइड करें, इंजेक्शंस अवॉइड करें, एंड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड करें। ये तो था प्रिवेंशन ऑफ ब्लड बॉर्न वायरसेस। कुछ वायरसेस जो पानी से जाती हैं, माने हेपेटाइटिस ए और ई, उनका प्रिवेंशन तो बहुत ही आसान है, बेसिक सैनिटेशन। सो अगर हम अपने आप को साफ रखें, अपने खाने को साफ रखें, तो फिर ये वायरसेस हमारे अंदर नहीं आ सकती। और इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हाथ धोना। अगर हम हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, खाने के बाद भी हाथ धोते हैं, तो देयर इज़ नो रीज़न वाई वी विल गेट हेपेटाइटिस ई। इनके अलावा अनकुक्ड फूड, बिना पका हुआ खाना ना खाएं, बाहर रखा हुआ खाना ना खाएं, और सैलड्स जो बाहर रखे हैं उनको अवॉइड करें। हेपेटाइटिस ए वायरस की भी वैक्सीन अवेलेबल है जिसकी कि 2 डोजेज लगनी है 6 महीने अपार्ट।
रूटीन यूज़ में ये वैक्सीन इंडिया में रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हम सब ग्रेजुअली इस वायरस से इम्यून हो जाते हैं थोड़े थोड़े सब क्लिनिकल एक्सपोजर की वजह से। बट आप लगाना चाहें तो हेपेटाइटिस की वैक्सीन भी लगा सकते हैं। ये तो था हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस के प्रिवेंशन के बारे में। कुछ वर्ड्स कोविड के बारे में। सो कोविड से भी हेपेटाइटिस हो सकता है, क्योंकि कोविड एक वायरस है जो शरीर के सारे सिस्टम्स को अफेक्ट करता है। वैसे ही ये लिवर को भी अफेक्ट कर सकता है। कोविड के जीआई मैनिफेस्टेशन में नोजिया, भूख ना लगना, वॉमिटिंग होना, डायरिया और कॉमन मैनिफेस्टेशंस। लिवर के जो एंजाइम्स हैं, सो बिलिरुबिन, एसजीओटी, एसजीपीटी, ये सारी चीज़ें कोविड में बढ़ सकती हैं। आमतौर पे ये राइस जो है ट्रांजिएंट होता है, थोड़े दिन के होता है। जैसे ही वायरस निकलता है ये राइस ख़त्म हो जाता है। और ये जो वायरस है, कोविड जो वायरस है, वो लिवर डैमेज बहुत एक्सटेंसिवली नहीं करता। लिवर फेलियर कोविड की वजह से नहीं होता। सो समराइज करूँगा कि हेपेटाइटिस की 5 वायरसेस हैं: हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटिस ए, ई वाटर बॉर्न वायरसेस हैं, बी, सी और डी ब्लड बॉर्न वायरसेस हैं। ये सारे के सारे वायरसेस एक्यूट हेपेटाइटिस कर सकती हैं, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी और सी कर सकती हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस में फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस में सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है, लिवर कैंसर डेवलप हो सकता है। इन सब वायरसेस की रोकथाम आसान है, ट्रीटमेंट आसान है। केवल अवेयरनेस चाहिए और डॉक्टर के पास जाने में डरेंगे नहीं। सो हेपेटाइटिस ए और ई का प्रिवेंशन जो है वो बेसिक सैनिटेशन से है। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन भी अवेलेबल है। हेपेटाइटिस बी और सी का प्रिवेंशन, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन अवेलेबल है जो सबको लगना चाहिए। बेसिक ब्लड और सर्जिकल सेफ्टी हेपेटाइटिस बी और सी के प्रिवेंशन के कॉर्नरस्टोन हैं। और हेपेटाइटिस बी और सी अगर हो जाता है तो उसका अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट। अगर आप लोग के कोई सवाल हों तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम।